बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर मिथ्स। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ हैं, मिथ्स हैं, जो कि सॉफ्टवेयर में कभी मैनेजमेंट, कभी कस्टमर और कभी हम प्रैक्टिशनर जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम लोगों की वो क्या गलत फहमियाँ होती हैं, क्या मिथ्स होते हैं। तो मिथ को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो दीज आर इरोनस बिलीफ, यानी एरर वाले यकीन है जो कि दुरुस्त नहीं है असल में, अबाउट सॉफ्टवेयर एंड द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू बिल्ड इट, और ऐसा प्रोसेस जो कि उसको इस्तेमाल होता है उन सॉफ्टवेयर को बनाने में, राइट। तो तीन तरह के मिथ्स हैं, एक है मैनेजमेंट मिथ, एक है कस्टमर मिथ्स और एक है प्रैक्टिशनर्स मिथ। यानी मैनेजमेंट की क्या गलत फहमियाँ हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है, कस्टमर के पास क्या गलत फहमियाँ हैं जो वो सोच रहा होता है उनको दुरुस्त समझना है, और हम खुद प्रैक्टिशनर्स क्या गलत फहमी का शिकार होते हैं जो हमें दुरुस्त करना है। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहले ज़रा हम सॉफ्टवेयर मिथ्स के बारे में थोड़ा सा मज़ीद और देख लें कि ये हमें क्यों दुरुस्त लगता है। सॉफ्टवेयर मिथ्स या जो गलतफहमी होती है ये अफेक्ट करती है मैनेजर्स को भी, जैसा कि मैंने कहा, कस्टमर्स को भी और प्रैक्टिशनर्स को भी। यानी ये हर तरफ, तीनों तरफ, मैनेजमेंट के अपने कोई गलतफहमियां हैं, कस्टमर्स के अपनी कोई गलतफहमियां और हमारी भी कोई गलतफहमियां हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इनफैक्ट हम लोग बैड डिसीजंस करते हैं। यानी उन गलतफहमियों की वजह से हमारे डिसीजंस गलत होते हैं, जबकि ये मिथ्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि इन पे हम यकीन भी कर लेते हैं। दीज आर बिलीवेबल बिकॉज दे ऑफन हैव एलिमेंट्स ऑफ ट्रुथ। तो कभी हमें लगता है कि यार बात तो सही लग रही है, तो हम उन गलतफहमियों पे यकीन कर रहे होते हैं, लेकिन नुकसान क्या होता है कि वो इनवेरिएबली लीड टू बैड डिसीजंस, गलत डिसीजंस हमसे होते हैं उन गलतफहमियों की वजह से। देयरफॉर इंसिस्ट ऑन रियलिटी एज यू नेविगेट योर वे थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो वो क्या कह रहा है कि हमें इंसिस्ट करना होगा, हमें इसरार करना होगा रियलिटी के ऊपर। पहले तो हमें खुद जानना पड़ेगा कि ये मिथ है और ये इसकी रियलिटी है, और फिर वो हमें बताना होगा मैनेजमेंट को भी, कस्टमर को भी और अपने प्रैक्टिशनर्स को भी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इनको देखना शुरू करते हैं। जो मैनेजमेंट की मिथ्स हैं इनको पहले हम देख लेते हैं। जो पहली मिथ है, इफ़ वी गेट बिहाइंड स्केड्यूल वी कैन ऐड मोर प्रोग्रामर्स एंड कैच अप। ये जो बात है कि अगर हम अपनी, जो हमने एक प्लान किया था कि ये सॉफ्टवेयर 3 महीने में बना लेंगे, 6 महीने में बना लेंगे, तो वो कहता है कि अगर मैनेजमेंट ये सोचती है कि अगर हम पीछे रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं, अगर हम थोड़े से प्रोग्रामर्स और ऐड कर लेंगे तो काम तेज़ हो जाएगा और अपनी लाइन को हम मीट कर लेंगे, डेड लाइन को हम मीट कर लेंगे कि जी हमने, या पहुँच जाएंगे उस वक्त तक काम मुकम्मल कर लेंगे जो कि हमारी डेड लाइन है। जबकि रियलिटी क्या, ज़रा समझिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ नॉट अ मैकेनिस्टिक प्रोसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग। ज़रा समझिएगा, देखिए अगर हम एक दीवार बना रहे हैं और हमने उसको जल्दी बनाना है, और तो मुमकिन है कि हम एक के बजाय 3-4 मिस्त्री लगा लें और वो उस दीवार को जल्दी बना लें। आपने मैथमेटिक्स में, रियाजी में आपने अक्सर ये वाले मसाइल और ये वाले सवालात सुने हैं कि अगर एक शख्स ये काम इतने दिन में करता है तो 5 शख्स कितने दिन में करेंगे। तो बिल्कुल वही इनकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जबकि हमारी रियलिटी ये है कि हम कहना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, फिर हम उनको समझते हैं और उनको डिज़ाइन करते हैं, फिर उस डिज़ाइन को हम समझ के उसमें से कोडिंग करते हैं। बेशक ये एक बंदा कर रहा हो या कई टीम्स कर रही हो। तो अब फ़र्ज़ कीजिए अगर एक टीम ने 3 महीने लगाकर रिक्वायरमेंट्स जमा की, फिर जिन्होंने डिज़ाइन करना है उन्होंने 1 महीने में उसको समझा, कुछ उसको उसमें से डिटेल्स निकाली और डिज़ाइन बनाया, तो शायद उनको 2 महीने और लग गए, 1 महीना समझने का, 2 महीने फिर उसको बनाने में। फिर जो कोडिंग वाले लोग हैं शायद उनको महीना लगा उसको समझने में, 15 दिन लगे समझने में, उन्होंने कोड किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक ही शख्स से सारे काम कर सकता है छोटे प्रोजेक्ट्स में, और जहाँ टीम्स होती हैं वहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि हम काम को आगे ट्रांसफ़र करते जाएँ। और जो आजकल एक और मॉडल है स्क्रम का या एजाइल का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि मैंने रिक्वायरमेंट्स ली, वो डिज़ाइनर ने समझी, उसने डिज़ाइन किया, फिर वो कोडर ने समझी, प्रोग्रामर ने, उसने प्रोग्राम किया, तो मुझे अब ये देखना है अगर मैं बेमकसद
लोगों को लेकर आऊँ बीच में कहीं पे, तो फिर क्या होगा, मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा उन लोगों को समझाने में। तो देखिए ज़रा रियलिटी क्या है। पहली बात कि कोई दीवारें बनाने का काम नहीं है, कोई डब्बे बनाने का, कुछ और करने का कि बंदे बढ़ा दो काम ज़्यादा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है जिसमें एक सीक्वेंस में सिस्टमैटिक चलते हैं। सो मोर टाइम विल बी स्पेंड, ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा किस पे, टू एजुकेट न्यू पीपल। अगर मैं नया प्रोग्रामर ला रहा हूँ तो पहले मुझे बैठ के उसको सारा डिज़ाइन समझाना पड़ेगा जो उससे काम लेना है, जबकि मुमकिन है कि टीम वो समझ चुकी है और वो काम कर रही है। तो इसको समझाने में, ट्रेनिंग देने में शायद मुझे महीना और ज़ाया करना पड़े जो मैं नए लोग लेकर आ रहा हूँ। आपने तो मुझे मैनेजमेंट ने कह दिया 15 बंदे हायर करो, लेकिन मुझे मैनेजमेंट को कायल करना है कि 15 बंदों पे जितना मैं टाइम लगाऊंगा तो शायद उतने ही टाइम में मेरे बाकी लोग काम कर लेंगे। तो ये मुमकिन नहीं है या मुश्किल है। हाँ, एक हो सकता है कि हमारे पास, जिस तरह मैंने आपसे कहा था, कॉम्पोनेंट्स हैं, कोई अलग मॉड्यूल है। मैंने कहा ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको हम अलग से समझा के एक आधा बंदा, 2 बंदे, 3 हायर करते हैं, हम उनसे ये काम करवा लेंगे, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट में इस वक्त दरमियान में मैनेज करना ज़रा मुश्किल होगा। तो देखिए वो क्या कहता है, पीपल कैन बी एडेड, किए जा सकते हैं, बट ओनली इन अ प्लान्ड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर। यानी हमें उसको पहले प्लान करना होगा कितने लोग लेने हैं जो कि उस अलग मॉड्यूल पे काम कर सकें, हम उन्हें समझा सकेंगे या नहीं समझा सकेंगे। लेकिन ये सोचना कि हम पीछे रह गए हैं, बंदे बढ़ा दो, ये एक बिल्कुल मिथ है। और इस मिथ की रियलिटी मैंने आपको बताई कि ऐसा होता नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता। अब देखिए एक और मैनेजमेंट का मिथ है, वो अक्सर हमसे कहते हैं कि भाई वी ऑलरेडी हैव अ बुक दैट इज़ फुल ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। तो मैनेजमेंट कह रही है कि भाई किताब है या किताबें हैं जिसके अंदर तमाम स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसीजर हैं कि नए सॉफ्टवेयर बनाए जाएं। तो क्या वॉन्ट दैट प्रोवाइड माई पीपल विद एवरीथिंग दे नीड टू नो। अब मैनेजमेंट कह रही है भाई वो किताब पढ़ कर आए हैं, डिग्री लेकर आए हैं, तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि उनको सब कुछ आता होगा जो करना है। मतलब मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि हमने कहा कि जी हमारी नई टीम है, नए लोग आए हैं, इनको हमें ट्रेनिंग देनी है, इन्हें हमें कुछ टेक्निक सिखानी है, कोई टेक्नोलॉजी सिखानी है। तो मैनेजमेंट अड़ रही है कि जी वो तो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS IT है, BS कंप्यूटर साइंस है, तो उसको तो पहले से आना चाहिए, किताबें पढ़ के आया है। तो देखिए रियलिटी क्या है। नंबर 1, डू वी यूज़ बुक। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाते हुए कहता हूँ कि ये बेसिक्स हैं, ये जो आपके पास वाटरफॉल मॉडल है, आइटरेटिव है, आगे चलेंगे तो एजाइल में स्क्रम है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। तो मैं एक जुमला बोला करता हूँ हमेशा कि याद रखिएगा बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बुकिश होती हैं। ये जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि हाँ हाँ बुनियाद तो वही है, लेकिन इन्होंने इसको मोल्ड कर लिया है, इसको हल्का सा तब्दील कर लिया है। सो अब देखिए क्या है, डू वी यूज़ बुक। तो मेरा पहला सवाल होगा कि सर क्या हम लोग किताब को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा तो अपना सेटअप ही अलग है, हमारा प्रोसेस मॉडल भी, जिस तरीके से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो तरीका भी बुक में नहीं है, हमने खुद बनाया अपने प्रोडक्ट के मुताबिक, अपने लोगों के मुताबिक। तो लिहाजा सर ये क्या हम यूज़ भी करते हैं या नहीं, पहली चीज़। दूसरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अवेयर ऑफ इट, क्या उस किताब या किताबों से हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको जानता है? क्योंकि देखिए हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होते हैं ना, हम आपको तमाम मॉडल्स का बताते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, लेकिन जो उधर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, क्या वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो उन किताबों को जानता है कि किसके अंदर क्या लिखा है? 50 किताबें हैं, 10 किताबें हैं, 5 किताबें, हत्ता कि 1 किताब है, लेकिन क्या उसको पता है? और दूसरा, जो किताब है क्या इट रिफ्लेक्ट्स मॉडर्न प्रैक्टिसेस? फ़र्ज़ कीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई नई टेक्निक आई, कोई नया मेथड आया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और भी 6 महीने साल पहले आया, हमने अडॉप्ट किया, लेकिन अब मैनेजमेंट कह रही है कि भाई नए लोगों से भी करवाओ, और साथ में कह रही है तो किताबें पढ़ कर आए हैं। तो हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि जो नई प्रैक्टिसेस हैं, जो नए तरीके हैं, क्या ये किसी किताब में है? ये तो किसी किताब का नया एडिशन आएगा तो शायद उसके अंदर ये लिखे जाएं। ये तो अभी अडॉप्ट कर लिए, हमने अडॉप्ट किए हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किताब में हो। तो मुमकिन है कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस किताब में हो ही ना जो हम यूज़ कर रहे हैं। फिर इज़ इट कंप्लीट, क्या ये किताब कंप्लीट है जो आप बात कर रहे हैं? नहीं, हमारे नए नए एडिशंस आते हैं, कभी 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद, और उसमें कोई नई चीज़ें आती जा रही होती हैं। तो कोई किताब भी कंप्लीट नहीं है कुरान और हदीस की किताबों के अलावा कि जिसको हम कहेंगे कंप्लीट है और इसके अंदर नहीं, आपको पता चलता है कि अब इस किताब का एक नेक्स्ट वर्जन आ गया जिसको हम एडिशन कहते हैं, फिर एक और एडिशन आ गया, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐड, रिमूव या करेक्ट हो रहा होता है। फिर क्या किताब जो है एडेप्टेबल है, जो कुछ किताब में लिखा है क्या इसको एज इट इज़ रियल लाइफ में हम ला सकते हैं? वही वाली बात है जो मैंने आपसे कहा कि बुकिश बातें बाज होती हैं, जिनसे कि हम बेस की बात तो ले लेते हैं लेकिन उसको आगे हम चेंज कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं अपने मुताबिक। तो फिर हम कहते हैं कि नहीं यार, किताब में जो लिखा है
वो एडेप्टेबल नहीं है, लिहाजा हम इसको चेंज करेंगे। आगे देखिए, डज इट प्रोवाइड क्वालिटी विद टाइम टू डिलीवरी, यानी आप फ़र्ज़ कीजिए मैं कह रहा हूँ अगर हम किताब को फॉलो करना शुरू कर दें और हम सब उसको देखते रहें तो क्या हम वक्त के ऊपर एक अच्छी क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर बना सकेंगे? इससे तो बड़ा बेहतर है कि हम सबको ट्रेनिंग दें, वो सारे ट्रेनिंग के बाद जब काम करने बैठें आहिस्ता आहिस्ता तो वो इतने ही तेज़ हो जाएंगे कि बगैर किताब के वक्त के ऊपर एक अच्छा क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हमें दे सकें। तो ये भी एक मिथ है मैनेजमेंट की, और इस मिथ की रियलिटी हमने डिस्कस कर ली। अब देखिए एक और मिथ है, वो ये कहता है कि इफ़ आई डिसाइड टू आउटसोर्स द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू अ थर्ड पार्टी आई कैन जस्ट रिलैक्स एंड लेट दैट फर्म बिल्ड दैट। यानी अगर मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट है तो मैं उसको आउटसोर्स कर देता हूँ, मैं एक तीसरी पार्टी को दे देता हूँ, किसी और सॉफ्टवेयर हाउस को कहता हूँ कि यार आप लोग बना दें और मैं खुद मज़े से रिलैक्स करूँगा और कहूँगा भाई वो ऑर्गेनाइजेशन वो सॉफ्टवेयर हाउस बनाता रहे। ये भी मैनेजमेंट का एक मिथ है कि हम किसी को दे दें। अब ज़रा देखिए क्या है, इफ़ एन organization does not understand how to manage and control software projects internally, it will invariably struggle when it outsource software projects। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम बाहर वाले को दे देंगे और सुकून करेंगे तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं समझ सकती या ये नहीं लर्न करती या ये नहीं सीखती कि हम कैसे किसी सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है, कैसे हम उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, कैसे हम उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो लिहाजा आप गौर कीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन ये सब तरीके नहीं सीख रही तो जब भी कभी वो आउटसोर्स करेगी कोई भी प्रोजेक्ट एक या ज़्यादा तो उसको फिर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुश्किल होगी, यानी उसको समझ ही नहीं है कि प्रोजेक्ट कैसे होगा। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ना हमें ये पता चल रहा है कि मैनेज कैसे हो रहा है। अगर थर्ड पार्टी कह रही है कि ये काम तो बड़ा मुश्किल है तो मुझे अल्टीमेटली यकीन करना पड़ेगा एज अ मैनेजर, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ कि इस प्रोजेक्ट को चलाया कैसे जाता है। एक वेबसाइट बन रही है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कोई मोबाइल ऐप बन रही है उसको कोई बड़ा ह्यूज हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बन रहा है, मुझे मालूम ही नहीं मेरे बंदों को मेरी कंपनी को कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कोई रिस्क आ जाए तो उसके लिए कंटिजेंसी प्लान्स बने हुए होते हैं, उस पर हम अमल करते हैं, कैसे कोई बंदा हमें छोड़ना चाहता है तो कैसे हम उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट लाते हैं। यानी देयर आर सो मैनी थिंग्स कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं सीख रही तो वो कभी भी नहीं सुकून में बैठ सकती, उसे फिर मुश्किलें मिलेंगी, कभी उसको थर्ड पार्टी तंग कर रही होगी, कभी वो खुद नहीं समझ पा रहे होंगे। तो लिहाजा ज़रूरी है कि इवन अगर हम आउटसोर्स करें किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को तो हम कम से कम उसको समझने की कोशिश करें कि थर्ड पार्टी जो है कैसे बना रही है, वो उसे कैसे मैनेज करती है, अगर वो पीछे रह जाते हैं स्केड्यूल से तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, अगर कोई इशू आता है तो वो कैसे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें भी समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है और हम दूसरे से डिस्कस कर सकेंगे, बल्कि इवन हम कॉस्ट में धोखा खा जाते हैं। बाज़ ऐसा भी होता है कि एक थर्ड पार्टी हमें कहती है कि ये प्रोजेक्ट 10 लाख का है, हकीकत ये होती है कि शायद वो 3 लाख भी उसकी वो नहीं कॉस्ट नहीं आ रही होती है, हमें 5 लाख में मिल रहा होता है, लेकिन क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि इस प्रोजेक्ट पे कितनी एफर्ट आनी है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना है, तो हम कभी भी उस पर अपनी मैनेजमेंट के हवाले से हम नहीं सोच सकते, हमें उन पर फिर यकीन करना होता है। अब देखिए ज़रा मिथ्स बदली हैं, दैट इज़ द कस्टमर मिथ। सो पहली मिथ क्या है, जो कस्टमर कैसे सोच रहा होता है और गलत सोच रहा होता है, गलत फहमी होती है। अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज सफिशिएंट टू बिगिन राइटिंग प्रोग्राम्स, वी कैन फिल इन द डिटेल्स लेटर। अब देखो क्या कह रहा है कि एक अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, किसी कंपनी को, किसी सॉफ्टवेयर हाउस को, किसी बंदे को अगर वो अकेला बना रहा है तो अगर मैं सिर्फ ये कह दूँ कि भाई साहब ये मेरी स्टेटमेंट है, मुझे ये चाहिए, मैं यार मुझे एक वेबसाइट चाहिए जो कि किसी जनरल स्टोर की है, किसी कैश एंड कैरी की है, बस मैं इतना इनको बता दूँ, बाद में मैं इनको मज़ीद डिटेल्स देता रहूँगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कस्टमर की। इनफैक्ट हम सॉफ्टवेयर को तब शुरू करते हैं जब हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स जमा हो जाएं और वो क्लियर हो जाएं, मुझे पता हो मैंने बनाना क्या है। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए किसी ने कहा कि जिस तरह XYZ कैश एंड कैरी है, मैं ज़रा उस तरह का सॉफ्टवेयर चाह रहा हूँ, आप लोग बनाना शुरू करें, आप लोग कोडिंग शुरू करें, मैं ज़रा आपको फिर बाद में डिटेल्स बताता हूँ। तो देखिए मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि उसका पेमेंट मेथड क्या है, उसका ऑर्डर मेथड क्या है, मे बी मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि उसके प्रोडक्ट्स किस किस्म की होंगी, वो किन चीज़ों में डील करेगा, क्या वो किस्तों में दे रहा होगा, क्या वो कैश पे देगा, क्या वो चेक एक्सेप्ट करेगा या नहीं, मुझे तो रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पता। तो अगर मैं स्टार्ट कर भी दूंगा तो मुमकिन है जब बाद में वो आए और मुझे अपनी असल चीज़ें बतानी शुरू करे तो उस वक्त तक जो मैं फाउंडेशन बना चुका हूँ, जो मैं काम कर चुका हूँ, सारा ही मुझे लगे कि सब खत्म हो गया, ख़राब हो गया। तो देखिए रियलिटी क्या है। एम्बिगस मीन नॉट क्लियर। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कैन बी डेंजरस। अगर आप मुझे रिक्वायरमेंट्स नहीं बता रहे और क्लियर नहीं कर रहे तो फिर ये डेंजरस हो सकता है कि मैं काम करता रहूँ और जब आप मुझे डिटेल्स देनी शुरू करें तो उस वक्त मुझे एहसास हो कि मैं गलती कर बैठा हूँ, जो मैंने बनाया है ये चीज़ अब काम नहीं आएगी, मुझे शायद ज़ीरो से ही काम शुरू करना पड़े। ये भी होता है। तो लिहाजा ये सब डेंजरस है। हमें चाहिए कि हम पहले इंसिस्ट करें, हम कस्टमर से कहें कि हमें रिक्वायरमेंट्स दो। और ये आखिरी पॉइंट देखिए, इफेक्टिव एंड कॉन्टीन्यूस कम्युनिकेशन, यानी मुझे अपने यूज़र से कॉन्टीन्यूसली कम्युनिकेट करना है, उससे पूछना है मुझे बताइए आपको इसमें क्या चाहिए, इसमें और कौन से फीचर्स हों, और कौन सा डेटा हो, और कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हो, मुझे उससे इफेक्टिवली और बार बार पूछना है। सो इट कैन प्रोड्यूस अनएम्बिगस रिक्वायरमेंट, जो कि क्लियर रिक्वायरमेंट्स होती हैं बहुत, जो कि मुझे समझा देती हैं कि मैंने क्या बनाना है, और फिर मैं कोई गलती किए बिना सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। तो लिहाजा इस मिथ के साथ ये रियलिटी है। हमें कस्टमर को बताना होता है कि आप रिक्वायरमेंट थोड़ी सी क्लियर करें, बताते जाएं। हम जब इसको समझ जाएंगे तो हम काम शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका काम अच्छा होगा। नेक्स्ट देखिए, एक और कस्टमर की मिथ है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कॉन्टीन्यूसली चेंज, यानी अगर मेरा सॉफ्टवेयर मैंने उसको बता दिया या कस्टमर सोच रहा है कि अगर मैंने किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या किसी सॉफ्टवेयर हाउस को बता दिया कि मुझे ये चाहिए, तो रियल लाइफ में तो चेंजेस आती हैं। मैंने आपको ही पढ़ाया कि हाँ रिक्वायरमेंट्स बदल रही होती हैं। तो वो कहते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट्स तो हमेशा बदलती हैं, बट चेंज कैन बी ईजीली अकोमोडेटेड। यहाँ पर वो गलत है, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज़ फ्लेक्सिबल। वो सोचते हैं सॉफ्टवेयर बड़ी फ्लेक्सिबल सी चीज़ है यार, जो कंप्यूटर बैठ के कुछ कर रहे हैं तो ये लोग आसानी से चेंजेस इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा होता कि हमने रिक्वायरमेंट्स ली, 2-3 महीने उस पर लगाए, फिर हमने उसके बाद उसको प्लान आउट किया, फिर हमने डिज़ाइन किया, फिर हमने कोड किया। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और हम काम करते जा रहे हैं तो इनफैक्ट उस पर कॉस्ट इनकर हो रही है, यानी उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर पैसा लग रहा है, रिसोर्सेज लग रहे हैं, बिजली का बिल आ रहा है, तनख्वाहें जा रही हैं, एवरीथिंग। तो लिहाजा वो तो समझ रहा है बड़ा आसान है, लेकिन इसके ऊपर रियलिटी ये है जितना मैं काम कर चुका हूँगा, और अगर आप मुझे तब्दील करने को बोलेंगे तो डेफिनेटली मेरा पिछला काम जो कि शायद उससे अब मैच नहीं कर रहा, वो सब ज़ाया होगा और मुझे फिर रीडू यानी दोबारा काम करना पड़ेगा। तो ज़रा इसकी रियलिटी भी देखें। डिपेंड्स व्हेन यू रिपोर्ट द चेंज। अब ये कस्टमर हमें कब रिपोर्ट करता है, इसकी वजह से होगा क्या, इट विल हैव डिफरेंट कॉस्ट इम्पैक्ट। ज़रा देखिए कैसे। बिफोर डिज़ाइन, चलिए अभी हमने उससे रिक्वायरमेंट ली, हम प्लान कर रहे हैं, तो उसने हमें कहा जी कि मुझे ये चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए अब क्या होगा, बिफोर डिज़ाइन, क्योंकि अभी हमने डिज़ाइन नहीं किया, कोडिंग नहीं की, टेस्टिंग, तो क्या होगा, हमें इस वक्त शायद कॉस्ट का इम्पैक्ट कम मिले। हम उसे जो एक्स्ट्रा पैसे बनाएंगे भाई साहब चेंजेस के, तो शायद बेहतर होगा कि बहुत कम होंगे। लेकिन अब हमने जनाब डिज़ाइन भी, अब हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स भी ले ली, उनको प्लान भी कर लिया, उनको डिज़ाइन भी कर लिया, और बिफोर कोडिंग वो आ गया। इसका मतलब अब कॉस्ट बढ़ेगी, हमारे रिसोर्सेज और ज़ाया हो चुके और इस्तेमाल हो चुके। और फिर एक है आफ्टर कोडिंग, दैट मीन्स रिक्वायरमेंट भी ले ली, प्लान भी कर लिया और कोड भी कर लिया, अब वो आ रहा है। और कभी ऐसा भी होता है कि टेस्टिंग के वक्त, तो लिहाजा आप देखिए जिस तरह से मैं ऊपर से इधर नीचे आ रहा हूँ तो ये कॉस्ट पे इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। शायद मैं यहाँ पर कहीं आफ्टर कोडिंग में कहूँगा कि अब जो आप चेंज लेकर आए ये इतनी ख़तरनाक है कि इसकी वजह से जितना हमने 6 महीने में काम किया है वो आपने ज़ीरो कर दिया इस चेंज की वजह से, या 50% काम आपने ज़ीरो करवा दिया है हमारा जो हमने किया था। तो लिहाजा क्या है, हमेशा याद रखिए जो पिछली वाली मिथ के साथ समझकर कि हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर दें, और रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज होती हैं तो ध्यान रखिए कि जितना जल्दी आप बता सकते हैं बताएं। अदरवाइज़ फिर हम मॉडल्स चेंज करते हैं और हम एक और पैराडाइम में एजाइल जो मैं आपको पढ़ाऊँगा हम उसमें चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी यही मिथ है और ये इसकी रियलिटी है। अब देखिए प्रैक्टिशनर्स मिथ, जो हम लोग हैं, हम जो कोडर्स हैं ना, हम सोचते हैं, हमारी एक मिथ है, गलत फहमी है, वंस वी राइट द प्रोग्राम एंड गेट इट टू वर्क आवर जॉब इज़ डन। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये हम सोच रहे हैं कि जब मैं सॉफ्टवेयर बना लूँगा मैं सुकून में होऊंगा, जी मेरा काम तो हो गया। रियलिटी ये नहीं है। और बुक एक बड़ा अजीब नंबर देती है जो कि दुरुस्त है, 60 to 80% ऑफ ऑल एफर्ट एक्सपेंडेड on the software will be expended after it is delivered to the customer for the first time। ये कह रहे हैं जो आपने काम किया, 100 काम, अगर 100 यूनिट काम किया तो 60 से 80 यूनिट काम आपको करना पड़ेगा जब आप पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर देंगे।
और क्लाइंट या कस्टमर उसको यूज़ करेगा, फिर वो आपसे कहेगा जी इसमें मुझे तो ये नहीं चाहिए, ये तो यूँ गलत हो रहा है, ये तो यूँ नहीं कर रहा, तो ये आपको चेंज करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें बतानी पड़ेगी कि 60 to 80 इस वजह से हो सकता है कि अगर हमने रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से गैदर ना किया, जमा ना किया हो, उसका एनालिसिस सही ना किया हो, डिज़ाइन सही ना किया हो, कोड सही ना किया हो। अगर हमने सही रिक्वायरमेंट्स ली और अगर हमने सही प्लान, डिज़ाइन, कोड टेस्ट किया तो यकीन करें 20% भी नहीं रहता। तो ज़रा ये आखिरी वाला पॉइंट देखिएगा, द सूनर यू बिगिन राइटिंग कोड, हमें बड़ी जल्दी होती है हम कोडिंग शुरू करें, तो उसने कहा है कि आप जितनी जल्दी कोड को लिखना शुरू करेंगे द लॉन्गर इट विल टेक यू टू गेट डन, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस काम को करने में। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने रिक्वायरमेंट पे गौर नहीं किया, मैंने डिज़ाइन को अहमियत नहीं दी और मैंने कोडिंग शुरू कर दी, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं थी तो मेरा कोड भी यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, उसको ख़त्म करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बात यही है कि आपने जब ये प्रोजेक्ट बनाना है तो पहली चीज़ ये जहन में रखनी है कि सोच समझ कर आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स लेनी है और उन रिक्वायरमेंट्स को आपने समझना है और उसके बाद आपने फिर कोडिंग या डिज़ाइनिंग के बाद आपने कोडिंग शुरू करनी है, ताकि जब सॉफ्टवेयर बने तो वो यूज़र या स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। अब देखिए, हम लोग एक और चीज़ सोचते हैं और हमारे वो गलतफहमी है, मिथ है, अनटिल आई गेट द प्रोग्राम रनिंग, जब तक मेरा प्रोग्राम चलेगा नहीं, आई हैव नो वे टू असेस इट्स क्वालिटी, आई हैव नो वे ऑफ असेसिंग इट्स क्वालिटी। तो देखिए क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामर कह रहा है सर अभी तो प्रोग्राम चल ही नहीं रहा ना, मुझे क्या पता इसकी क्वालिटी का। तो ये भी एक मिथ है। क्यों? रियलिटी इज़ टेक्निकल रिव्यूज़ प्रोवाइड द इफेक्टिव मैकेनिज्म टू असेस द क्वालिटी ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस। बात का ख्याल रखिएगा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि रिव्यू करना, आपने रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने आपके किसी सीनियर को दिया और मैंने कहा ज़रा पढ़ कर देखो यार ये रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्वालिटी के मुताबिक और हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक सही बनाया है इन्होंने, अगर गलतियाँ होंगी तो पॉइंट आउट करेगा और वहीं पर आपका वो हम डॉक्यूमेंट ठीक करवा लेंगे। आपने मुझे प्लान दिया, मैंने लोगों से, अपने HR से और बाकी रिसोर्स वालों से पूछा यार ये हमारा प्लान है, इसको ज़रा एक नज़र डाल लें, देख लें कि क्या ये डूएबल है, हम इस प्लान के मुताबिक सॉफ्टवेयर शुरू करें प्रोजेक्ट को। तो इसी तरीके से जब हम कोड करते हैं तो कोड के दौरान में भी हमारा टेक्निकल रिव्यूज़ चल रहे होते हैं, हमारा कोई टीम लीड, कोई सीनियर का ड्यूटी लगती है कि यार तुम ज़रा बैठो ना, बच्चे ने जो काम किया है ज़रा इसको देखो। तो वो क्या कर रहा होता है, वो आपके प्रोग्राम को सिर्फ रिव्यू करता है, कोड को। कोड अभी चलना नहीं शुरू हुआ, अभी आप उसमें कोई इनपुट आउटपुट नहीं दे रहे, वो सिर्फ कोड को देख रहा है। उसके अंदर उसने कहा यार आपने इतने सारे इफ़ देन एल्स के लूप्स लगा के, नेस्ट करके, सॉरी नॉट लूप्स, कंडीशंस लगा के और उसको अंदर नेस्ट किया हुआ है, यार आपने क्यों ये किया? तो आपने कहा सर बहुत सारे ऑप्शंस थे ना। तो वो सीनियर है, फ़ौरन कहेगा यार स्विच स्टेटमेंट क्यों नहीं लगाई? देखिए अभी तक आपने पढ़ा है ना, सिर्फ आपने अभी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग पढ़ा है, तो आपने कम से कम एक चीज़ पढ़ी है स्विच स्टेटमेंट। मतलब मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सादा सी, कि इफ़ देन एल्स को नेस्ट करते जाए अंदर अंदर, तो उसमें हमें एक चीज़ नज़र आनी शुरू होगी कि वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में स्लो करेगा। तो क्यों ना हम स्विच स्टेटमेंट दें। तो देखिए क्या हुआ, मैंने सिर्फ कोड का रिव्यू किया और मैंने उसको कहा कि यार इसको आप चेंज करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो मिथ क्या है, ये नहीं है कि जब तक प्रोग्राम रन नहीं होगा मैं आपके कोड को देख के उसको ड्राई रन करके उस पर सिर्फ स्क्रीन पे देख के मैं उसको सोचूंगा और कहूँगा इसकी जगह यूँ कर लो यार, ये वाला एल्गोरिदम बदल लो यार, और वो चीज़ आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज़ द वर्किंग प्रोग्राम। बाज़ औक़ात हमारे पास अभी ये है, बिल्कुल ऐसा है कि हमारे पास एजाइल में डॉक्यूमेंटेशन कम की गई है, लेकिन अभी भी ज़ीरो नहीं है। वो लोग अपने ज़रूरी डिज़ाइन सब कुछ रखते हैं उस पैराडाइम में भी, लेकिन अभी क्या है, वो कहता है कि जो शख्स भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो उसका एक मिथ है कि मेरे पास सिर्फ यही काम है कि मैं सिर्फ प्रोग्राम बनाऊँ और दे दूँ, जबकि ऐसा नहीं है। हमने हमेशा कहा था कि जब भी कभी रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कि अब बहुत कॉमन है, तो हमें रियलिटी ये है कि हम अपने मॉडल्स, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, प्लान्स, डिज़ाइन, कोड, हमें ये सब रखना होता है। तो इसका मतलब है कोड तो एक चीज़ थी ना, तो हमें उसके डिज़ाइन, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके प्लान्स, ये सब भी उस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। हमने कहा था कि नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़बान में जो एक सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो मिलकर एक सॉफ्टवेयर कहलाता है, क्योंकि जो कि हमारी ज़रूरत है, कल को हमने अपडेट करना है, हमने सॉफ्टवेयर को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, मेनटेन करना है, तो हमें वो डिज़ाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें उन
रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही होगी, ताकि हम उसको देखें और उसको देखकर समझें कि कहाँ पर चेंज करनी चाहिए। तो लिहाजा ख्याल रखें कि सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि उसके अलावा चीज़ें हैं जो हमें साथ साथ बनानी होती हैं। हाँ, ये और है कि प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स में और एजाइल में थोड़ा सा फ़र्क है। एजाइल में हमारा ज़्यादा फोकस डेवलपमेंट की तरफ होता है, कम फोकस डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, लेकिन स्टिल हमारे मॉडल्स बन रहे होते हैं ताकि हम जब रीयूज़ करें तो हम उसको रीयूज़ कर सकें। अब ज़रा देखिए, प्रैक्टिशनर्स का एक और मिथ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आप पढ़ रहे हैं विल मेक अस क्रिएट वॉल्यूमिनस एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड विल इनवेरिएबली स्लो अस डाउन। क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर हमने इस्तेमाल की तो ये हमें मजबूर करेगा कि हम बनाएं वॉल्यूमिनस, जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, बहुत ज़्यादा मिकदार में अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहेगी ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, और जिसकी वजह से हम स्लो हो जाएंगे, जबकि रियलिटी ये नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स, मुख्तलिफ मॉडल्स, मुख्तलिफ गाइडलाइंस दे रही होती है, लेकिन वो आपसे ये नहीं कहती कि अगर मैंने 22 डायग्राम्स पढ़ाई हैं तो हर सॉफ्टवेयर के लिए 22 डायग्राम्स ही बनेंगी। बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करती है, वो आपको बताती है कि किस वक्त किस चीज़ को समझने के लिए कौन सी डायग्राम ज़रूरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, कौन सी लॉग ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुझे हेल्प करेगी कि ये डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसकी भी नहीं, बस ये 2 डायग्राम बना लो यार, ये काफ़ी है, ये हमें बता देगा कि फंक्शनैलिटी क्या चाहिए, डेटा क्या चाहिए। ये 3 डायग्राम्स बना लो इस वाले प्रोजेक्ट के लिए, इस वाले के लिए 5 बना लो। तो वो क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, ये काम नहीं है इसका। ये आपको सारी नॉलेज तो दे रही है, लेकिन ये नहीं कह रही सब कुछ बनाओ, बट क्रिएटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको हेल्प करती है। और मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही बता रही होती है कि ये डायग्राम्स बनेंगी अगर ये सूरत हाल हो, अगर ये जानना है तो ये डायग्राम चाहिए। तो लिहाजा अगर हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हम बहुत डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से लास्ट पॉइंट देखिए, रिड्यूस्ड रीवर्क। हमें बहुत सारा काम दोबारा नहीं करना होगा, उसने हमें बता दिया 1 करोड़, हम वो काम कर चुके हैं एंड दैट इज़ इनफ। हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसको बार बार इस्तेमाल करेंगे। एक डिज़ाइन बना लिया, अब बार बार वो डिज़ाइन यूज़ हो रहा है, कोड लिख लिया, वो कोड कंपोनेंट बेस्ड है, वो कंपोनेंट बार बार यूज़ हो सकता है। तो लिहाजा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें गाइड करती है, हमें बताती है कि हम किस तरीके से एक अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये आपके सॉफ्टवेयर मिथ्स थे, इसको आपने तैयार करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, ताकि ये आपको थोड़ा सा जहन में रहे कि कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्कस होती है, इस पे बात होती है, तो कोई हमें अड़ने की या बहस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी शुड नो द रियलिटी। कि अगर कभी कस्टमर को बताना पड़े, ख़ुद अपने टीम को या अपने आप को समझाना पड़े या मैनेजमेंट को समझाना पड़े, तो हम समझा सकें कि काम इस तरह नहीं होता जैसे आप समझ रहे हैं, ये आपकी मिथ है, ये काम इस तरीके से होता है। तो इसको पढ़िए, तैयार कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे क्लास में पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।